नमस्कार मित्रों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ 6 को जा रहे पढ़ने। पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। दोस्तों, इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पाठ दिखाई दे रहा होगा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। मुझे उम्मीद है कि आप प्राकृतिक वनस्पति से कुछ न कुछ अवगत अवश्य होंगे। दोस्तों, पादप जगत को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। पादप जगत में क्या क्या, जैसे पेड़ पौधे हो गए, झाड़ियाँ हो गए एवं घास। तो पेड़ पौधे, घासी, झाड़ियाँ एवं घास आदि को वनस्पति जगत कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, क्या है कि जो वनस्पति है उसके लिए तापमान, वर्षा एवं मिट्टी, इन तीनों की अनुकूलता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि यह तीनों उसके अनुकूल नहीं है तो जो वनस्पति है उसका विकास जो है वो संभव नहीं है। आगे चलते हैं। तो जो वनस्पति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो जो सबसे बड़ा है उसे बोलते हैं वन, नंबर 1। नंबर 2 पे बोलते हैं घास के मैदान एवं कटीली झाड़ियाँ। एक बार मैं इन्होंने अच्छे से कैटेगराइज नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे वन यानी जंगल, नंबर 2 झाड़ियाँ, और नंबर 3 जिसे बोलते हैं घास के मैदान। तो ज़रा एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। वन 2 प्रकार के होते हैं, सघन वन और खुले वन। ये मुख्य विभाजन है। उसके अलावा और भी ढेर सारे नाम हैं, जैसे सदाबहार वन, शीतकटिबंधीय वन, शीत पर्णपाती वन, उष्ण पर्णपाती वन, मानसूनी वन, सदाहरित वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, घास के मैदान आदि के कैटेगरीज को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। चलिए, तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे येलो कलर में आप देख रहे होंगे वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। बिल्कुल, जब भी जलवायु में परिवर्तन होता था वनस्पतियों का में भी परिवर्तन आता है। मैं दोस्तों इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एक बीजपत्री पौधे और दूसरे को बोला गया है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री एवं 2 द्विबीजपत्री वनस्पति। अब क्या अंतर है इसमें, ज़रा आप समझ लीजिए। एक बीजपत्री का मतलब ये है कि यदि आप उसके बीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें केवल एक ही दाना होगा, वो एक बीजपत्री पौधा है। जैसे कि गेहूँ, धान यानी चावल, ये एक बीजपत्री हैं। इसके अलावा यदि आप आम को तोड़ेंगे तो उसमें 2 दालें निकल कर सामने आएंगी, यानी उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये द्विबीजपत्री हैं। दाल को, चना को आप अलग कीजिए उसके बीज को, तो वो द्विबीजपत्री है। मटर को आप अलग कीजिए, वो द्विबीजपत्री है। इस प्रकार से इस संसार में जितने भी पौधे होते हैं, जड़ को छोड़ करके, प्रजनन जड़ वाले पौधों को छोड़ करके, जैसे अदरक हो गया, बैजंती हो गया, इन सब को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक बीजपत्री होंगी या फिर द्विबीजपत्री होंगी। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। घास के मैदान मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और आगे हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इसके लिए निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में ये नहीं उगते हैं, या फिर कम वर्षा होने के कारण उनकी ऐसी दशा हुई है, जैसे कि अधिकांश वर्षा इनको 10 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए, 10 से 5 के बीच में इनको चाहिए, उससे कम में ये भी मर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव के मुख्य जलवायु का बदलाव है। ये मैंने पढ़ दिया है मित्रों, मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि उन्हें पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ब्राज़ील का जो फॉरेस्ट है उसे बोलते हैं सेल्वास। सेल्वास को पूरी पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है।
चलिए आगे चलते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली और जैव विविधता है, वहाँ पे सदैव वर्षा होती रहती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैं आपको थोड़ी सी एक बार मैं पहले मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आपको येलो कलर में हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष में यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी आदि पाया जाता है। बिल्कुल मित्रों, यहाँ पे क्या होता है कि सदाबहार वन ये होते हैं, यहाँ पे सदैव वर्षा होती है। सदैव वर्षा और तापमान के कारण, वायुमंडल में आर्द्रता के कारण ये पेड़ बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में सभी विशालकाय पेड़ों में इनका नाम है। ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा कठोर भी होते हैं और इन पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। सूर्य का प्रकाश आसानी से यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। ये कई लेयर में होते हैं, जैसे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। यानी लेयर 4 का मतलब सबसे ऊंचे पौधे, फिर उससे नीचे पौधे, फिर उससे नीचे पौधे, फिर उससे नीचे पौधे। बहुत बड़ी बड़ी लताएँ होती हैं और इन वनों के अंदर प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए तो आगे चलते हैं। जो प्रमुख पेड़ हैं, उस पेड़ पौधे हैं, उससे बोलते हैं रोजवुड, आयरनवुड, गड्डा पार्चा, महोगनी, सिनिको या आबनूस, इस प्रकार के इनके नाम होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। मित्रों एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन भी होते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम यहाँ पर वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों पर पाए जाने वाले दृष्टकाष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम आदि आते हैं। फर्नीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या पाया जाता है मैं ये भी बता दूँ तो बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। दोस्तों ये मानसूनी वन है। मानसूनी वन के से तो आप सभी लोग अवगत ही होंगे। पूरे भारत में जो है, उत्तर भारत में मानसूनी वन ही है। भारत का जो सबसे अधिक जो एरिया कवर करता है वो भी मानसूनी वन ही कवर करता है, या फिर इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी बोल सकते हैं। आम है, महुआ है, नीम है, जामुन है, इन सभी चीज़ों से आप सभी लोग अवगत होंगे। ये अपने मौसम, एक खास मौसम में क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। अक्सर ये शुष्क ऋतु से बचने के लिए, यानी गर्मी की ऋतु से बचने के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये जंगल के रूप में है, जहाँ पे ये फॉरेस्ट है, जैसे दंडकारण्य हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पे बाघ, चीता भी अपने को देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अगली हेडिंग है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं। एक बार मैं ज़रा इसको पढ़ देता हूँ आपकी समझ के लिए। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश एवं तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों को पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, ब्राज़ील तथा चीड़, यूकेलिप्टस जैसे मुख्यतः मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। मित्रों मैं आपको आसानी से बताता हूँ, इन्होंने बड़ा मुश्किल कर रखा है। हालांकि भारत में इसकी अधिकता एकदम नहीं है, लेकिन ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो भी कहाँ, भारत के पूर्वी तटों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो अपने सर्दियों के दिनों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है, पश्चिमी यूरोप आदि तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। इसमें से जो खास है, बाज है, ऐश है। अच्छा, यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बाज है, ऐश है, हिरण है, लोमड़ी है, भेड़ी है, ये यहाँ पे के जीव जंतु हैं। और इन्होंने पेड़ पौधों के नाम दिए नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैपल का दे सकता हूँ, चीड़ का दे सकता हूँ। मैपल ट्री क्या करता है कि सर्दियों में अपने पत्तों को गिरा देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य रेखा के आसपास में इस जलवायु के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के अलावा भी ढेर सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। खासकर इनकी जो विशेषता है वो ये है कि इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कांटेदार होते हैं। इनकी जो छाल होती है बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और ये जूसी होते हैं। कैसे होते हैं? जूसी। इसमें जूस होता है, रसेदार होते हैं।
उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, शहतूत हो गया। शहतूत को तो खैर उष्णकटिबंधीय में भी रखा जा सकता है। तो मतलब आप अंगूर हो गया, सॉरी अंगूर सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंगूर और संतरा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। एक अच्छी बात ये है, मैं आपको और बता दूं कि यहाँ की जो जलवायु होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना बहुत ज़्यादा ये ठंडी होती है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे समुद्र तटों के पास होते हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आप इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, अपने गो थ्रू कर लेना बस, ठीक है। आगे चलते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन को अंग्रेज़ी में कॉनिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये टोपीनुमा होते हैं, यानी ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से दिन प्रतिदिन मोटे होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। मैं इसको ये बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। शंकुधारी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हालांकि ये भारत में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय ऊंची चोटियों पे पाए जाते हैं। एक बार मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इनसे टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। अच्छा, सलीमा जो है वो एक लड़की का नाम है, इसी बुक की कहानी का वो पात्र है। सलीमा से आप कुछ कंफ्यूज मत होना, मैं आगे पढ़ देता हूँ, ठीक है। हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है मित्रों, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अच्छा, टैगा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा है। और रूस में इस भाषा का मतलब शुद्ध यानी अनछुआ, यानी रिमोट, यानी जो आपकी पहुंच से दूर हो। अक्सर क्या होता है कि उच्च अक्षांशों में या फिर बहुत ज़्यादा बर्फीले एरिया में, जहाँ की बर्फ़ जल्दी पिघलती नहीं या फिर कभी साल भर में कहीं बहुत कम पिघलती है, 2-3 महीने के लिए पिघलती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। तो आम मनुष्य के जीवन से बहुत दुर्लभ होते हैं, वहाँ पे मनुष्य जाता नहीं है, अगर वहाँ पे जाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए इसका नाम टैगा दे रखा है, इसका मतलब अनछुआ। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, घास के मैदान के बारे में पढ़ने। अभी मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी कि जो वनस्पति होती है, अच्छा वो पेड़ पौधे होते हैं, घास के मैदान होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। तो मित्रों एक बात मैं आपको बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि घास के मैदान में, झाड़ी में और पेड़ में क्या अंतर है। जो पेड़ में अंतर है झाड़ी या घास के मैदान से, वो ये अंतर है कि पेड़ में टिम्बर्स पाए जाते हैं। पेड़ में क्या पाए जाते हैं, टिम्बर्स इन द सेंस कि जैसे मनुष्य के शरीर में हड्डी होती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ों में टिम्बर्स पाए जाते हैं, जो उसको सहारा देते हैं, उसके तने को मजबूत करते हैं। झाड़ी में टिम्बर्स नहीं पाए जाते, घास में टिम्बर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। घास के मैदान के बारे में, घास स्थल के बारे में हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे की जानकारी लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।